हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो कि है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने लिटरली क्लास 3rd क्लास 4th से हमने स्टार्ट कर दिया था। तब हम बोलते थे जम्बल्ड वर्ड्स या जम्बल्ड सेंटेंसेस। बस उसी को उन्होंने न्यू नाम दे दिया और दे दिया है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको कुछ वर्ड्स जम्बल करके दिए रहते हैं और आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में फ्रेम करना है, यानी कि उसको सेंटेंस आपको करेक्ट सही ऑर्डर में फ्रेम करना है। और जब पूरा सेंटेंस आप एंड में रीड करो तो द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा आपके सेंटेंस का, दैट मीन्स आपका सेंटेंस आपने गलत फ्रेम किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। Reordering of sentences concentrates on the arrangement of a few jumbled sentences। तो क्या होते हैं? कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि उल्टे फुलटे वर्ड्स जो होते हैं वो एक सेंटेंस में दिए रहते हैं। बस आपको उन उल्टे फुलटे यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स को आपको अरेंज करना है एक करेक्ट ऑर्डर में, ताकि उनका कुछ मीनिंग निकले। The students are usually asked to arrange a bunch of sentences to make them into meaningful sentences। भैया ये तो अब हो गई आपकी मेन बात कि अगर आपने अपने जम्बल्ड वर्ड्स को अगर आपने अरेंज किया है तो उसका एंड में कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा, बात बाउंसर जा रही है, सर के ऊपर से ही जा रही है, तो समझिए आपने सेंटेंस को गलत फ्रेम किया है। ठीक, आगे देखते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अब जो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन आता है उसके अलग अलग नाम है। जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी कुछ नेम्स है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इज यूजुअली नोन बाय वेरियस नेम्स, लाइक अलग अलग नेम्स से इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता है, जैसे रीअरेंजिंग ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, जम्बल्ड वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर एक्सरसाइजेस, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस ऑर्डर, सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जिन नामों से रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको सिर्फ एक लाइन दी हुई है यहाँ पे छोटी सी। मैं 1 या 2 सेकेंड्स के लिए साइड हो जाती हूँ, सो दैट जिनको इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले ले सकते हैं, एंड देन मैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आई होप सबने जिसको इसका पिक्चर लेना होगा उन्होंने ले लिया होगा अब तक। अब कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है सेंटेंस रीऑर्डर का, यानी कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का या जम्बल्ड वर्ड्स का, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस कॉन्सेप्ट को आप रट्टा मार लीजिए, जस्ट मग इट अप एंड ड्रिल इट इन योर ब्रेन। अपने दिमाग में बिल्कुल डाल दो, घुसा दो बिल्कुल। ये अगर आपको याद रहा तो आप जम्बल्ड वर्ड्स का कोई भी सेंटेंस जो है या कोई भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स, यानी कि उस सेंटेंस में बचे कुछ शब्द। ठीक, अब आगे देखते हैं एक एक वर्ड को, यानी एक एक जो टॉपिक दिया हुआ है इस पूरी लाइन में, इसको हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि अगर जम्बल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपका इस तरीके से कुछ आया है, इन द डांसिंग जेम्स इज on the party chair। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल जम्बल सेंटेंस का, इन स्लैश द स्लैश डांसिंग स्लैश जेम्स स्लैश इज स्लैश ऑन स्लैश द स्लैश पार्टी स्लैश चेयर। ये आपका जम्बल सेंटेंस का दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे।
अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इन वर्ड्स में से जो सब्जेक्ट है वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन वर्ब आएगा, फिर जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो पुट करना है, एंड देन अदर वर्ड्स, बचे कुछ शब्द जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है उसको आपको अपना दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के आपको पुट करना है पूरे सेंटेंस में, ताकि एक सेंटेंस पूरा अच्छे से फ्रेम हो जाए। ठीक, अब इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो अगर इसका आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हो, यानी कि कोई नाउन और प्रोनाउन। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में या किसी भी जंबल वर्ड्स के सेंटेंस में? कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन यानी नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नाम जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, योर, ये सारे कॉमन प्रोनाउंस जो होते हैं, यानी जो शब्द जो नाउन की जगह लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं आई, वी, यू, योर, दे, कुछ भी। ठीक, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब के साथ या फिर एक्शन वर्ब के पहले लगते हैं, जैसे कि इज, एम, आर। ठीक, इसमें मॉडल्स भी आते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट। ठीक, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। इसको और डिटेल में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल्ड वर्ड्स दूंगी पूरे, वॉज, वर, ये सब जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका डिटेल्ड आपको पूरी लिस्ट दूंगी। अब अगर कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपके सेंटेंस में तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को लगाइए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको स्किप कर जाइए, क्योंकि उसके बाद आपका क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी हिंदी में बोले तो क्रिया। कोई भी आप क्रिया, कोई भी जो आप काम कर रहे हो उसे हम कहते हैं वर्ब, यानी कि कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हो, जैसे रन, सिट, ईट, गो, स्लीप, एटसेट्रा। कोई भी जो भी चीज, जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जो भी वर्ब, जो भी आप काम कर रहे हो उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम कर रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी वो सामान। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया टेरी टुक द गार्बेज आउट, तो टेरी टुक द गार्बेज आउट यानी टेरी ने गार्बेज को बाहर निकाला। तो टेरी ने क्या किया? टुक यानी बाहर निकाला, लेकर गया बाहर। और उसने क्या लेकर गया? गार्बेज, यानी कि वो कचरे का जो डब्बा होगा या जो गार्बेज डस्टबिन होगा वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर आपका वर्ब काम करेगा वो यहाँ पे आएगा एज एन ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं आपके अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो भी वर्ड्स आपके इस जंबल्ड सेंटेंस में बचे हुए हैं उनको आपको पुट करना है अरेंज करके, यानी कि जब यहां तक आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही जाओगे तो ऑलमोस्ट वर्ड्स कवर हो चुके होंगे आपके क्वेश्चन में से। ठीक, और उसके बाद कुछ 2-3 वर्ड्स ही रह गए होंगे या शायद 1 या 2 वर्ड्स ही रह गए होंगे जिनको आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके मीनिंगफुल, आप मीनिंग सेंस में करते हुए उसको आपको अरेंज करना है। ठीक, ताकि पूरे सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की और इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा? अगर कॉन्सेप्ट देखें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। तो इन द डांसिंग जेम्स इज ऑन द पार्टी चेयर। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है अपना कॉमन सेंस यूज करके कि क्या मीनिंग निकल रहा होगा इन शब्दों को पढ़ के। तो भाई यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ है जेम्स और ये एक नाउन है, तो मुझे लगता है कि जेम्स को हम सबसे पहले रख लेते हैं। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन, इसलिए पहले मैंने रख दिया जेम्स और क्वेश्चन में मैंने जेम्स के ऊपर लिख दिया नंबर 1। मैं साथ साथ में पेंसिल से नंबरिंग भी करते चलूंगी ताकि मेरा कोई भी वर्ड छूटे ना। अगर मेरा कोई भी वर्ड छूट गया तो मेरा क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं वर्ड मिस कर जाऊंगी अपने आंसर में, छूट जाएगा मुझसे। तो मैं पेंसिल से नंबरिंग भी करती चलूंगी और उसके बाद आंसर भी लिखती चलूंगी। ठीक, कुछ चाहूं तो जेम्स के ऊपर एक छोटी सी ऐसे लाइन भी लगा दूं कि हाँ भाई मेरा ये वर्ड हो गया।
अब देखते हैं इसके हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आना चाहिए मेरा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, कैन, कुड, वाज, वर, विल, ये सारी चीजें। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा इज, एम, आर कुछ आ रहा है तो यस इज आ रहा है मेरा, और इज क्या है, एक तरीके का मेरा हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने लिख दिया जेम्स इज, ये मैंने लिख दिया जेम्स इज, और मेरा इज हो गया, और इज मेरा नंबर 2 का वर्ड था, इसलिए मैंने उसके ऊपर आप पेंसिल से लिख देंगे नंबर 2। तो जेम्स इज। अब उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका एक्शन वर्ब, यानी कि कोई क्रिया जो काम कर रहे हो। तो सेंटेंस पढ़ के आपको क्या वर्ब दिखाई दे रहा है, जेम्स क्या कर रहा होगा, इन द डांसिंग ऑन द पार्टी चेयर। तो भाई डांसिंग यानी कि नाचना, डांस करना यानी कि कोई काम करना, कोई क्रिया करना, यानी कि वर्ब क्या है मेरा, डांसिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेरा नेक्स्ट आना है एक्शन वर्ब वो होगा डांसिंग। तो जेम्स इज डांसिंग, तो डांसिंग जो है मेरा थर्ड वर्ड हो गया, इसलिए मैंने नंबर 3 डाल दिया और मैंने यहां पे लिख दिया डांसिंग। ठीक है, जेम्स इज डांसिंग। अब उसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज के ऊपर आपका वर्ब लग रहा है, यानी कि आपका जो वर्ब है डांसिंग वो किसके ऊपर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो जेम्स इज डांसिंग, मेरे वर्ड्स क्या बज रहे हैं, इन द, ऑन द, पार्टी और चेयर। यानी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं ये गेस जरूर कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि जेम्स डांस कर रहा है पार्टी में, चेयर की बात हो रही है। तो मेरा ये वर्ड जो है मेरा जो बन रहा है वो इस तरीके से बन सकता है कि जेम्स इज डांसिंग ऑन द पार्टी। पार्टी के ऑन द तो हो नहीं सकता कि पार्टी के ऊपर, पार्टी में वो डांस कर सकता है तो इन द पार्टी हो सकता है, ऑन द पार्टी नहीं हो सकता। तो मैं रखती हूं ऑन द चेयर। जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर, चेयर पे खड़ा होकर वो डांस कर रहे हैं। तो हाँ ये कुछ सेंटेंस बन रहा है। तो जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर, और चेयर हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। तो जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर, तो ऑन जो है मेरा 4th वर्ड हो गया, द मेरा 5th वर्ड हो गया, और चेयर हो गया मेरा 6th वर्ड। अब क्या बचता है, इन द पार्टी। यस, तो बिल्कुल इन द पार्टी जो है हमारे अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, यानी कि 3 ये वर्ड्स जो हैं लास्ट के बचे हुए वर्ड्स, और इनको हमें मीनिंगफुली सेट करना है, इस सेंटेंस में अरेंज करना है। ठीक, तो जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर इन द पार्टी। तो यस बिल्कुल सेंटेंस बन रहा है मेरा, इन द पार्टी, फुल स्टॉप। ओके, ये लग गया मेरा फुल स्टॉप। तो इन हो गया मेरा 7th वर्ड, द हो गया मेरा 8th वर्ड, और पार्टी हो गया मेरा 9th वर्ड। तो अब मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगी कि सेंटेंस पूरा रीड करने पे मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं, जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर इन द पार्टी। यस, मीनिंग तो निकल रहा है कि जेम्स जो है पार्टी में डांस कर रहा है चेयर के ऊपर खड़े होके। ठीक, अब मैं चेक करूंगी कि मेरे जो जितने भी क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स हैं क्या वो मैंने कवर किए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कोई वर्ड मेरा छूट गया। तो मैं देखती हूँ, हाँ ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी, सब पे कट लगा है, सब पे नंबर लगा है, दैट मीन्स सब हो गया। ये सब आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना, और आप ये अपने क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं। ठीक, तो क्या ये जो पूरा सेंटेंस मेरा बना, ये मेरा जो पूरा सेंटेंस बना, इसका मीनिंग निकल रहा है? यस, मीनिंग निकल रहा है, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस सही है। और मेरा जम्बल्ड री ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए होते वो मैंने उसको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस में मैंने उसको फ्रेम करके रख दिया। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या है मेन, आप इस कॉन्सेप्ट को बस समझिए। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत जाएगी ही नहीं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, यानी कि वो कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। फिर आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो वो एक्शन वर्ब्स के पहले आते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, कैन, कुड, विल, मे, माइट, वाज, वर, इस तरीके के आपके आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। फिर आते हैं आपके एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स यानी कि कोई क्रिया, कोई काम जो आपका नाउन या जिस बारे में बात हो, जिसके बारे में या जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है सेंटेंस में, वो आएगा। जैसे रन, सिट, ईट, गो, स्लीप, यहाँ पे डांसिंग था, वो सब। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट जिस
चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे चेयर की बात आ रही थी, तो चेयर आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और लास्ट में बचे कुछ जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके अदर वर्ड्स होते हैं, उनको आपको आखिरी में 2-3 या 1-2 कुछ वर्ड्स जो बचते हैं उनको अरेंज करना रहता है आपको सेंटेंस में, ताकि पूरा मीनिंग क्लियरली निकल जाए आपके सेंटेंस का। सो दिस वॉज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ योर जम्बल्ड सेंटेंसेज। अब इस एक एक चीज को, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे एक्शन वर्ब हो, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जो छोटा मोटा डाउट अगर आपके मन में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज सब्जेक्ट? अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे पहली चीज क्या थी? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसके सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। द वर्ड सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग, जो भी पर्सन या थिंग जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाउन या फिर प्रोनाउन। तो बेसिकली जो नाउन या प्रोनाउन आपका सेंटेंस में दिया हुआ है वही आपका सब्जेक्ट, और वही सबसे पहले आप उसको पुट करेंगे। दैट डज द एक्शन, यानी कि ये वही सब्जेक्ट है, ये वही नाउन या प्रोनाउन है जो एक्शन कर रहा है या आगे एक्शन करेगा। ठीक, so the subject of a sentence is the person, place, thing or the ideas that is performing the action। तो बेसिकली नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, या वो नाउन जो भी कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस में। तो ये हो गई आपकी नाउन की बात। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन को हटा के उसकी जगह पर लगाए जाते हैं, जैसे आई, यू, वी, ये सारे वर्ड्स। तो और प्रोनाउंस को क्लियरली देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। जब बिल्कुल किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होती है तब ये पर्सनल प्रोनाउंस लगते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। इट कब लगता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स हैं या एनिमल्स की आप बात कर रहे हो तो इट लग जाता है। माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। अगेन इट्स नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए लगता है। तो ये सारे टाइप के आपके प्रोनाउंस लग सकते हैं सब्जेक्ट में। और कौन से प्रोनाउंस लग सकते हैं? जैसे कि दूसरे टाइप के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं दे आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर द डिस्टेंस और टाइम। यानी कि वो प्रोनाउंस जो डिस्टेंस बताते हैं, यानी कि जो पोजीशन बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास है कि आपके दूर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो उसके क्या वर्ड्स हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये चारों वर्ड्स अगर आपके जम्बल्ड वर्ड्स के सेंटेंस में दिए हैं तो ये एज अ प्रोनाउन कंसिडर किए जाएंगे और सबसे पहले रखे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो अबाउट। तो अगर किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और हम उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, तब लगते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, what, whoever, whichever। ये सारे वो वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप प्रोनाउन कंसिडर करते हो, और अगर ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह लगेंगे। और कौन से वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की जगह लगेंगे? जैसे देखते हैं indefinite pronouns भी होते हैं। indefinite pronouns are used to show unspecific objects or people whether in plural or in singular। personal pronouns क्या थे? ये किसी स्पेसिफिक, बिल्कुल पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन indefinite pronouns कौन से होते हैं? जिन ऑब्जेक्ट्स या जिन पर्सन्स के बारे में हमें कुछ पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली पता नहीं है। these are unspecified ऑब्जेक्ट्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे समवन, एनीबडी, एनीवन, नोवेयर, फ्यू, मेनी, नथिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं और ये आपके सब्जेक्ट की जगह लगते हैं। फिर आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन व्हिच हैज बीन यूज्ड इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो पिछले पार्ट के सेंटेंस में शायद किसी नाम के द्वारा दर्शाए गए हों, प्रॉपर नेम आया हो, लेकिन अब वो बार बार नेम तो रिपीट नहीं करेंगे, तो वो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और इनके एग्जांपल्स है माई सेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ अगेन नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए लगता है। तो ये भी उन सारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं जो अगर क्वेश्चन में दिए हैं जम्बल्ड सेंटेंस में तो आप इनको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे।
और कौन से होते हैं? और होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर। जब दो शब्द एक दूसरे के साथ लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़े में यानी कि बेसिकली पेयर में काम करते हैं, उन वर्ड्स को भी हम प्रोनाउंस कहते हैं। और अगर वो जंबल वर्ड्स में दिए गए हैं तो उनको आप सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात हो रही होती हो। अब वहां पे कोई भी नाउन आ सकता है या कोई भी प्रोनाउन। तो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे ईच अदर, वन अनदर। ये कुछ वो वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं जो साथ में आते हैं हमेशा। ओके, तो ये सारे जो है ये प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। ये जितने वर्ड्स हैं प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं जो आप सब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे एम, आर, बी एबल टू, बीन, बीइंग, कैन, कुड। कैन, कुड आपके मॉडल्स होते हैं, ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये भी आपके सब हेल्पिंग वर्ब्स में ही आएंगे। डेयर, डिड, डू, डज, गोइंग टू, हैड बेटर, हैज, हैव टू, इज, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू को आप शुड बोलते हो। शुड, ऑट को मतलब बेसिकली शुड बोला जाता है बेसिकली। शैल, शुड, वॉज, वर, विल, वुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड आपको जंबल वर्ड्स के सेंटेंस में दिखता है तो आप उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो अगर किसी को उसकी पिक्चर लेनी हो तो दे कैन क्लियरली टेक दिस पिक्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब था जो हमने कवर करा। अब आता है एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब को भी डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। व्हाट आर एक्शन वर्ब्स? एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। तो एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन, जो कि क्रिया, बेसिकली जो कि आप क्रिया कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक रन, भागना, किक करना, ईट, ब्रेक, क्राई, स्माइल, थिंक, एटसेट्रा। कई सारे वर्ड्स अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो जैसे रन दौड़ना, क्लीन करना, डांस करना, वॉक, क्राई, क्रॉल, क्रॉल जैसे छोटा बच्चा जो क्रॉल करता है यानी घुटनों चलता है, फाइट, लाफ, राइड, साइकिल राइड करना, लिसन, रीड, राइट, थिंक, कुक, क्लाइंब, ड्रिंक, और भी कई सारी चीजें जो एक्शन दर्शाती हैं, यानी कि आपका वर्ब, आपकी क्रिया, जो भी आप काम कर रहे हो वो दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब। बेसिकली जो आप एक्शन कर रहे हो, फिजिकल एक्शंस। ओके, सो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके एक्शन वर्ब में आती हैं। तो सब्जेक्ट लगा लिया आपने, उसके बाद आपने उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है एक्शन वर्ब। अगर क्वेश्चन में कोई एक्शन वर्ब गिवन है तो उसको लगाइए, नहीं गिवन है तो स्किप कर जाइए और आगे बढ़िए दूसरे टॉपिक पे। अब एक्शन वर्ब के बाद आपका क्या था? आपका था ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस? अगर सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो तो वो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। तो वो पर्सन और वो थिंग जो बेसिकली वर्ब का एक्शन उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बेसिकली कोई सामान ले लो। इट इज द हु और व्हाट दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू, यानी कि कौन और क्या। कौन और क्या, जब भी कौन और क्या का क्वेश्चन पूछा जाए या किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को पढ़ के पूछे कि कौन या क्या, इन दो क्वेश्चंस के आंसर आप हमसे पूछें तो अगर आंसर निकल रहा है उस क्वेश्चन में से तो वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन कैरिड आउट द ट्रैश। जॉन, ट्रैश क्या होता है? यानी कि गार्बेज। ट्रैश यानी कि आपका गार्बेज, कचरा, कूड़ा। ठीक, तो जॉन ने कैरी किया ट्रैश यानी कचरा कैरी करके बाहर गया। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? जॉन। तो जॉन हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, कैरीड, कैरी करना यानी कुछ उठाना, ये तो आपका एक्शन वर्ब हो गया, यानी कि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, डायरेक्टली आगे आपका एक्शन वर्ब। तो कैरिड हो गया आपका AV यानी कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद आपके क्या आता है? आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी आउट द ट्रैश। ट्रैश यानी वो कचरा। तो यहाँ पे
व्हाट क्वेश्चन जो है आंसर हो रहा है कि व्हाट वाज कैरिड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या कैरी किया, व्हाट, तो आंसर आ रहा है ट्रैश कैरी किया, तो ट्रैश हो गया आपका ऑब्जेक्ट और सेंटेंस यही खत्म हो गया होगा, आगे शायद कुछ अदर वर्ड्स नहीं रहे होंगे, तो सेंटेंस आपका यही खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्लेड द ड्रम्स, उन्होंने ड्रम्स प्ले किए, तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, दे यानी उनके बारे में, तो ये आपका सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, दे आपका एक प्रोनाउन है। पहले वाले सेंटेंस में जॉन दिया था, जॉन किसी का नाम था, तो ये आपका वो सब्जेक्ट था जो कि नाउन था। दे यानी उनके बारे में बात हो रही है, तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक प्रोनाउन। ओके, प्लेड, यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, विल, वुड, कैन, कुड, हैव, इट, ये सारे शायद कुछ वर्ड्स नहीं रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो इसीलिए उन्होंने नहीं लगाया। इट प्रोनाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्लेड, प्ले करना यानी बजाना, तो ये आपका हो गया एक्शन वर्ब, ठीक। द ड्रम्स, अब नाउन जो आपका सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन आपका गिवन है, वो क्या पूछ रहे हैं कि प्रोनाउन ने यानी कि सब्जेक्ट ने क्या प्ले किया, व्हाट क्वेश्चन आंसर हो रहा है कि इस सब्जेक्ट ने क्या प्ले किया, तो दे प्लेड द ड्रम्स, उन्होंने ड्रम्स प्ले किए, तो ड्रम्स क्या हो गया, ड्रम्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम हुआ है वो इसी के ऊपर हुआ है और ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट में आते हैं आपके अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स के लिए कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल इतनी सी बात है कि जब आपके सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, एक्शन वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर बचे कुछ जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं अदर वर्ड्स, उनको बस आपको अरेंज करके सेंटेंस में पुट करना रहता है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और मीनिंग निकले। द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड मेक सम सेंस, कुछ सेंस जरूर निकले। ओके, तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट। अब आते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब कुछ ऐसे रूल्स हैं विच यू आर सपोज टू कीप इट इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन ऑफ योर जम्बल्ड वर्ड्स, यानी कि रीऑर्डरिंग ऑफ योर सेंटेंसेस। तो ये वो सारे आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले, some rules that you can follow to attempt the sentence reordering questions are, तो ये कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली, जब सेंटेंस आपके सामने आता है यानी कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको पहले अच्छे से क्या करना है, हमें रीड करना है, क्योंकि जब तक हम एक दो बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे हम गेस नहीं लगा पाएंगे या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि हमको एक दो बार पढ़ के कुछ मीनिंग तो एक्सट्रैक्ट करना ही है, तभी तो हम वर्ड्स को अरेंज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द थीम, आप थीम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। थीम यानी कि कैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ रहा है, यानी कि कैसे सेंटेंस में से मीनिंग हमको निकालना है। जब आपको सेंटेंस रीड करके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे बात जेम्स की हो रही है, ओके यहाँ पर बात हो रही है कि जेम्स डांस कर रहा है, अच्छा वो पार्टी में डांस कर रहा है कि चेयर के ऊपर डांस कर रहा है, तो आप थीम समझने की कोशिश करिए कि कैसे आपको एक आइडिया को दूसरे आइडिया से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हुए पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है, ठीक। फाइंड द लिंक बिटवीन द सेंटेंसेस, अगेन वही चीज के अलग अलग सेंटेंस भी अगर हो सकता है आपको दो वर्ड्स दे दियो, ज्वाइन करने को दे दिया, तो दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक कैसे करना है, यानी कि तार कैसे जोड़ के उनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल वो भी हमको लिंक जोड़ते हुए चलनी है। अदर वर्ड्स इन द कॉन्सेप्ट शुड मेक सेंस, अब लास्ट में जो हम बोल देते कि अदर वर्ड्स रखिए, तो ये जो अदर वर्ड्स हम रख रहे हैं इट शुड मेक सेंस, यानी कि इसमें भी कुछ सेंस, बात में कुछ सेंस निकलना चाहिए। आप अपने अदर वर्ड्स को ऐसे ही नहीं रख सकते, आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है पूरे सेंटेंस में कि कुछ सेंस निकले, कुछ मीनिंग निकले उनको जोड़ने के बाद। आइडेंटिफाई ग्रामर क्लूज, ग्रामर के जो क्लूज है उनको आइडेंटिफाई करिए, वही क्लूज जो अभी मैंने बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर एक्शन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में आते हैं बच्चे कुछ यानी कि अदर वर्ड्स। तो ये ग्रामर के क्लूज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको हमें पुट करना है। लुक आउट फॉर सम कनेक्टिंग वर्ड्स, कोई वर्ड अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो तो उनको भी ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं अटक जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो उसको कनेक्ट करने का कोई वर्ड आपको वहीं क्वेश्चन में ही मिलेगा, उन कनेक्टिंग वर्ड्स को भी ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपका पूरा सेंटेंस जरूर से फ्रेम होगा। द एंटायर सेंटेंस आफ्टर बीइंग फ्रेम्ड शुड बी मीनिंगफुल, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने सेंटेंस पूरा फ्रेम कर लिया, लास्ट में पूरा आंसर लिख दिया,
तो इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि आपका सेंटेंस जो भी आपने बनाया उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है दैट मीन्स आपका सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि सेंटेंस को जब आप अरेंज करोगे तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग डेफिनेटली निकलेगा। पुट नंबर्स विद अ पेंसिल इफ रिक्वायर्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था, मैं क्या कर रही थी, आंसर लिख रही थी और ऊपर कट करके नंबर लिखती जा रही थी। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि इस वर्ड को मैंने यूज कर लिया है अपने आंसर में, ऑल्सो कौन से नंबर पे ये वर्ड आ रहा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो मेरे लिए क्लैरिटी यानी कि ईजी रहेगा। तो अगर आपको जरूरत लगती है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये मेथड फॉलो करके गलतियों से बच सकते हो, एरर से बच सकते हो, तो आप पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर पे नंबर्स लिखते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर वर्ड आप अपने आंसर में यूज कर चुके हो, इसको दोबारा नहीं यूज करना, और कौन से नंबर या कौन से पोजीशन पे आपने इस वर्ड को रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर बिना पेंसिल के आप कर सकते हो, बिना नंबर डाले आपको लगता है मैं सही कर लूंगा या कर लूंगी, तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप पेंसिल से करिए, इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। So these are some important rules which you should keep in your mind while doing questions of your jumbled sentences या फिर reordering of sentences. Okay, practice exercise. अब मैं आपको एक practice exercise करवाती हूँ जिसको सॉल्व करके जब हम साथ साथ करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको उनको फ्रेम करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, अब यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, डॉग राहुल विथ हिज पेट प्लेइंग एंजॉयज। अब मैं क्या करूंगी, मैं रूल फॉलो करूंगी, मैं एक बार तो पढ़ लिया, मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगी ताकि मुझे आइडिया लग जाए। डॉग है, राहुल है, विथ हिज यानी उसके साथ, पेट है यानी डॉग को शायद पेट बोला गया है, प्लेइंग खेलते हैं, शायद एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंजॉयज और फिर वो एंजॉय भी करते हैं। तो कुछ इस तरीके का कुछ सेंटेंस की मैंने रीड किया और थीम समझ ली कि हाँ कुछ ऐसा सेंटेंस है। अब मैं लगाऊंगी अपने ग्रामर का कॉन्सेप्ट। अब उसमें आता है सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आपका नाउन या प्रोनाउन या जिसके बारे में बात हो रही है आपके सेंटेंस में। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे राहुल दिख रहा है, क्योंकि वो कैपिटल में भी दिया हुआ है पहला उसका लेटर और वो एक नाउन है, तो मुझे ये दिख रहा है कि हाँ राहुल की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे मैं क्या लिख दूंगी, राहुल, और राहुल पे लिख दूंगी मैं नंबर 1, क्योंकि मेरा ये वर्ड हो चुका है। ठीक, उसके बाद आता है मेरा हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करेंगे। तो इज एम आर वर वॉज वुड ऐसे कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको स्किप करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है फिर एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब दो दिए हैं, प्लेइंग और एंजॉयज, दोनों ही एक्शन वर्ब है, लेकिन एक में आईएनजी दिया है और एक में आईएनजी नहीं दिया। जब इस तरीके से दो वर्ड्स आ जाएं और आईएनजी एक में दिया रहे एक में नहीं दिया रहे, तो जिसमें नहीं दिया है उसको पहले पुट करेंगे आप, और जिसमें आईएनजी दिया है उसको बाद में पुट करेंगे। तो जिसमें नहीं दिया है वो है एंजॉयज, तो एक्शन वर्ब में मैं लिखूंगी यहाँ पर एंजॉयज, और दूसरा एक्शन वर्ब दिया है प्लेइंग यानी आईएनजी दिया है, उसको लिखूंगी मैं बाद में, तो मैंने लिख दिया प्लेइंग। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एंजॉयज को रखा था अपने नंबर 2 पे और प्लेइंग को रखा मैंने नंबर 3 पे। ठीक, तो ये वर्ड्स तो मेरे हो गए। तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग, यहाँ मेरा एक्शन वर्ब तक हो गया। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वो पर्सन या फिर वो चीज जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि वर्ब लगाया जा रहा है। यस, तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग। अब वर्ड्स देखते हैं क्या है, विथ हिज दिया है, पेट दिया है, डॉग दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डॉग के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है, यानी खेला किसके साथ जा रहा है, डॉग के साथ, तो डॉग बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन सिर्फ डॉग तो लिख नहीं सकती मैं, क्योंकि राहुल एंजॉयज प्लेइंग डॉग वो नहीं बन रहा, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्ड ढूंढना है जो कनेक्ट कर रहा हो डॉग को प्लेइंग से। तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग पेट डॉग विथ हिज डॉग, लेकिन फिर पेट भी बज रहा है, तो विथ हिज पेट डॉग। ये मेरा सेंटेंस बन रहा है क्योंकि रीड करके मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग, ये बन गया मेरा सेंटेंस। तो मैंने अपना विथ हिज को रखा नंबर 4 पे, पेट को रखा नंबर 5 पे और डॉग को रखा नंबर 6 पे। ठीक है,
तो मेरा सेंटेंस क्या बना, राहुल एंजॉयज विथ हिज पेट डॉग। ये मेरा पूरा सेंटेंस बन गया। और क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स पर नंबरिंग करी थी तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैंने कोई वर्ड मिस आउट नहीं किया है और कौन सा वर्ड कौन से पोजीशन पे रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा पेट डॉग। क्योंकि सेंटेंस इतना सा ही था, कुछ अदर वर्ड्स बचे ही नहीं, तो आगे कुछ अदर वर्ड्स नहीं आएंगे और मेरा सेंटेंस यहीं पे होता है खत्म। सो माय राइट आंसर इज राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अपने जंबल्ड सेंटेंसेस या फिर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है टू द कंपनी गुड्स चाइना एक्सपोर्ट्स। ठीक, ये मुझे समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैं रीड करती हूँ, एक बार और रीड करती हूँ ताकि मुझे थीम समझ में आ जाए क्वेश्चन की कि क्या क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे के वर्ड से और क्या मीनिंग कुछ मैं निकाल पाती हूँ। टू द कंपनी, चलो ठीक है, एक कंपनी है, गुड्स यानी शायद गुड्स यानी सामान, गुड्स यानी सामान, चाइना, चाइना एक कंट्री का नाम दिया हुआ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना यानी कि जब आप अपनी कंपनी से सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हो तो उसे हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान को मंगवाते हैं तो उसे कहते हैं हम इंपोर्ट करा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट हो रहा है यानी यहां से वहां कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी चाइना में कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। इतनी कुछ बात समझ में आ रही है। तो कोई कंपनी रही होगी शायद यहाँ पर जो अपना सामान एक्सपोर्ट कर रही है यानी भेज रही है किसी दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री है वो चाइना। ठीक है, तो वर्ड्स बात किसकी हो रही है, द कंपनी, यानी कि कंपनी की बात हो रही है। कंपनी हमारा नाउन हो गया, तो मैं रख लेती हूं पहले द कंपनी क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो द कंपनी पे मैंने लिख दिया नंबर 1। ठीक है, अब ये कंपनी सब्जेक्ट है, इसके बाद इज, एम, आर, कुछ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है सेंटेंस में, कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा। आ जाएंगे हम किस पे, एक्शन वर्ब पे। तो एक्शन वर्ब यानी जो काम, जो क्रिया आप कर रहे हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजने का काम कर रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स होगा वो आपका एक्शन वर्ब होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नंबर 3 पे क्या, एक्सपोर्ट्स, द कंपनी एक्सपोर्ट्स। अब क्या एक्सपोर्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या सामान है जिस पर ये एक्सपोर्ट, जिस पर ये वर्ब काम कर रहा है। कंपनी जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्सपोर्ट कर रही है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रही होगी, यानी सामानों को एक्सपोर्ट कर रही होगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रही होगी। तो गुड्स हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट और आ जाएगा नंबर 4 पे। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट गुड्स। अब आ जाएंगे कुछ अदर वर्ड्स यानी बचे कुछ शब्द। तो बचे कुछ शब्द क्या है, टू और चाइना। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई द कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स टू चाइना, यानी कंपनी गुड्स यानी सामानों को एक्सपोर्ट कर रही है यहां से वहां, यानी कौन सी जगह, चाइना में। तो टू चाइना जो है मेरा अदर वर्ड्स में आ गया जिनको मैंने मीनिंगफुली अरेंज करके रख दिया। टू मैंने रख दिया नंबर 4 पे और चाइना को मैंने रख दिया नंबर 5 पे। तो मेरा पूरा सेंटेंस क्या बना, द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू चाइना। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। एवरी डिलीशियस फादर कुक्स इवनिंग पास्ता। ठीक, वर्ड्स रीड कर लिए, एक बार फिर से रीड करेंगे ताकि हमको क्लियरली कुछ मीनिंग समझ में आ जाए। एवरी यानी शायद हर दिन की बात हो रही है, डिलीशियस यानी बहुत टेस्टी टेस्टी, फादर कुक्स यानी पापा कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं फादर। तो फादर शायद एवरी डे या एवरी इवनिंग, इवनिंग यानी शाम में, तो शायद फादर हर शाम में कुछ डिलीशियस, कुछ टेस्टी चीज कुक कर रहे हैं। क्या कुक कर रहे हैं, चीज का भी नाम दे दिया पास्ता। तो अब मुझे थीम समझ में आ गई क्वेश्चन की कि क्या पूछा जा रहा है, बस अब मुझे कॉन्सेप्ट लगा के इसको पुट करना है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फादर की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि जो फादर है उन्हीं के बारे में बात हो रही है और वही हमारे सब्जेक्ट होंगे, वो एक नाउन है। यहाँ पे एक स्लैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया फादर, ये मेरे हो गए सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, इज, एम, आर, वॉज, वुड, कैन, कुड, हैव, हैज, कुछ नहीं दिख रहा। तो आ जाएंगे किस पे, आ जाएंगे हम अपने एक्शन वर्ब पे। और एक्शन वर्ब क्या है यहाँ पे, कुक करना, यानी कि कुछ पकाना। वो क्या काम कर रहा है, कुक करने का काम कर रहा है। तो कुक्स हो जाएगा मेरा एक्शन वर्ब। तो फादर कुक्स। अब ये सब्जेक्ट जो है क्या काम, मतलब किस
ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है उसको हमें पकड़ना है, क्योंकि अब एक्शन वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये फादर जो है मेरा नंबर 1 पे आ गया, कुक्स जो है मेरा नंबर 2 पे आ गया। अब क्या बचता है? एवरी डिलीशियस इवनिंग पास्ता। तो फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता एवरी इवनिंग, कुछ ऐसा बन रहा है सेंटेंस कि फादर कुक कर रहे हैं बहुत डिलीशियस पास्ता, बहुत टेस्टी वाला पास्ता। तो डिलीशियस पास्ता, तो पास्ता हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो डिलीशियस हो गया मेरा नंबर 3 पे, पास्ता आ गया मेरा नंबर 4 पे। एवरी इवनिंग, ठीक। तो एवरी इवनिंग जो हो गया मेरा आ जाएगा नंबर 5 एंड नंबर 6 पे। ये मेरे अदर वर्ड्स रहेंगे, यानी कि रिमेनिंग वर्ड्स रहेंगे। तो जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उसी में आपको अरेंज करके करना है। तो फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता एवरी इवनिंग, क्या सारे वर्ड्स हो गए कवर? यस, पूरे वर्ड्स कवर हो गए। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? फादर कुक्स डिलीशियस पास्ता एवरी इवनिंग। यस, हो गया आंसर, बन गया, फ्रेम हो गया सेंटेंस। मीनिंग निकल रहा है? यस, मीनिंग भी निकल रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर एंड वॉन्ट्स बी माई एक्टर टू। भाई जो ब्रदर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एक बार और रीड करते कि ब्रदर जो है एंड दिया है, वॉन्ट्स यानी शायद वो कुछ चाहता है ब्रदर, बी माई एक्टर टू, तो शायद वो बात कर रही है, वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है या बोल रही है कि मेरा भाई शायद एक्टर बनना चाहता है, कुछ इस तरीके से। एन दिया है तो एन हमेशा वावल साउंड्स के पहले लगते हैं, यानी कि इसके आगे कुछ ऐसा शब्द आना चाहिए जो कि वावल वर्ड है। यस, तो ये सब चीजें हम गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ब्रदर की, या किसकी बात हो रही है यहाँ पे? माय, मेरी बात हो रही है। यस, माय ब्रदर, माय क्योंकि क्या है यहाँ पे एक प्रोनाउन गिवन है, तो यस यहाँ पे मेरी बात हो रही है, माय ब्रदर की बात हो रही है। तो जो माय है ये आपका प्रोनाउन है और आपका सब्जेक्ट है, तो मेरे भाई की बात हो रही है, तो माय ब्रदर बन गया आपका सब्जेक्ट, माय ब्रदर बन गया आपका सब्जेक्ट। ये नंबर 1, ये नंबर 2, माय ब्रदर। अब क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, आ जाएंगे एक्शन वर्ब। तो वांट्स यानी वो चाहता है, कोई काम क्या चाहता है? वो वांट्स, तो वांट्स हो गया आपका एक्शन वर्ब। ये बन गया वांट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट? यानी ब्रदर क्या बनना चाहता है? एक्टर बनना चाहता है। माय ब्रदर वांट्स एक्टर, या टू बी एन एक्टर, क्योंकि एक्टर ए से चालू हो रहा है, तो क्या आता है? ए, यानी वावल साउंड है तो उसके पहले आएगा एन। तो माय ब्रदर वांट्स टू बी एन एक्टर। पढ़ के मैं थोड़ा सा गेस करके सेंटेंस फ्रेम कर सकती हूँ, यानी कि नंबर 4 पे आ गया टू, 5 पे आ गया बी, 6 पे आ गया एन और एक्टर पे आ गया 7। दैट मीन्स पूरे वर्ड्स कवर हो गए। माय ब्रदर वांट्स टू बी एन एक्टर। यस, तो सेंटेंस फ्रेम हो गया। क्या सही है? देखें, माय ब्रदर वांट्स टू बी एन एक्टर, यस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, फ्रेम हो गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया है, शिप वायलेंटली द स्टॉर्म हिट द। शिप की बात हो रही है यहाँ पे, वायलेंटली यानी कि बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से। स्टॉर्म की बात हो रही है, स्टॉर्म क्या होती है? यानी कि तूफान होता है। हिट यानी धक्का मारने की बात हो रही है, और द तो शिप की बात हो रही है। शिप को किसी ने धक्का मारा या शिप ने किसी को धक्का मारा, स्टॉर्म की बात हो रही है। स्टॉर्म यानी तूफान, तो तूफान आ रहा है, तो तूफान किसको धक्का मार सकता है? शिप को धक्का मारेगा या हिट करेगा शिप को। शिप तो तूफान को हिट नहीं करेगी, तूफान ही शिप को, यानी जो स्टॉर्म आ रहा होगा समुद्र में वही हिट करेगा बुरी तरीके से हमारी शिप को। तो ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले, द स्टॉर्म, क्योंकि द स्टॉर्म दिया है, ये दिया हुआ है आपका नाउन, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द स्टॉर्म। ओके, इसको रख दिया नंबर 1 पे। एक्शन हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं दिया, इज एम आर कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक एक्शन वर्ब दिया, जस्ट बाद यानी हिट करना, किसी को हिट करना, किसी को मारना। तो दिस इज नंबर 2, ये आपका हो गया एक्शन वर्ब। ठीक है, द स्टॉर्म हिट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किसको हिट किया स्टॉर्म ने? शिप को, तो द शिप हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि शिप को
ही हिट किया है हमारे सब्जेक्ट ने यानी कि स्टॉर्म ने। तो ये हो गया आपका नंबर, द शिप हिट द स्टॉर्म हिट द शिप। और लास्ट में अदर वर्ड्स बच रहा है वायलेंटली, यानी कि हमारा लास्ट में एक ही वर्ड बच रहा है और क्योंकि उसको लगाने के बाद मीनिंग भी निकल रहा है वायलेंटली, यानी कि बहुत बुरी तरीके से। जो स्टॉर्म है उसने हिट किया शिप को वायलेंटली, यानी बहुत बुरी तरीके से तूफान ने धक्का मारा शिप को। तो देखिए हमारा आंसर सही है कि नहीं, द स्टॉर्म हिट द शिप वायलेंटली, यस बिल्कुल सही है। सारे वर्ड्स भी कवर हो गए और सेंटेंस का मीनिंग भी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पेंटिंग आर्टिस्ट द हिज वर्क दैट। ठीक है, वर्ड्स पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि कोई पेंटिंग की बात हो रही है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ही है जो पेंटिंग बनाता है, तो ठीक है, द दिया है हिज। वर्कड एट यानी जब कोई किसी चीज पर काम कर रहा है, वर्कड एट, तो शायद ये मीनिंग निकल रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो वर्क कर रहा है अपनी पेंटिंग पे, कुछ ऐसा मीनिंग निकल के आ रहा है। यस, तो यहां पर देखते हैं कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्योंकि एक नाउन है तो उसके पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा देखते हैं पहले तो। ठीक है, आर्टिस्ट तो लिख ही लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आर्टिस्ट। आर्टिस्ट वर्कड एट हिज पेंटिंग, लेकिन ये द बच रहा है तो द आर्टिस्ट आएगा क्योंकि आर्टिस्ट जो है एक नाउन है। ठीक, तो द आर्टिस्ट लगा दिया हमने, इसी के बारे में बात हो रही है तो द आर्टिस्ट। अब क्योंकि इज एम आर जैसा करके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम आएंगे एक्शन वर्ब पे। वर्क दैट, काम कर रहा है, तो वर्ब क्या है कि वो काम कर रहा है, वर्क दैट, तो वर्क दैट साथ में दिया है तो ये नंबर 3 पे आ जाएगा, वर्कड एट। द आर्टिस्ट वर्कड एट हिज पेंटिंग, किस चीज के ऊपर हमारा सब्जेक्ट, हमारा आर्टिस्ट काम कर रहा है पेंटिंग के ऊपर, तो पेंटिंग क्या बन गई हमारा ऑब्जेक्ट। द आर्टिस्ट वर्कड एट हिज पेंटिंग, पेंटिंग बन गई हमारा ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं दिए हुए, सेंटेंस यही खत्म हो रहा है। तो 4 and 5, यस सारे वर्ड्स भी कवर हो गए। द आर्टिस्ट वर्कड एट हिज पेंटिंग, तो देखिए आंसर सही है कि नहीं, द आर्टिस्ट वर्कड एट हिज पेंटिंग बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई रेड न्यूज़पेपर इन द थीफ बीन कॉट हैड द दैट। ठीक, ये पूरा आपको सेंटेंस दे दिया है। अब इसको हम आइडेंटिफाई करते मीनिंग। आई रेड, मैंने पढ़ा यानी कुछ काम किया, माइट बी। न्यूज़पेपर, इसने जो भी कुछ पढ़ा होगा शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा है। इन द थीफ, न्यूज़पेपर में किस बारे में पढ़ा होगा, शायद थीफ के बारे में, चोर के बारे में पढ़ा होगा। बीन कॉट, पकड़ा गया, यस डेफिनेटली न्यूज़पेपर में उसने पढ़ा है चोर के बारे में जो कि पकड़ा गया। हैड द दैट, वर्ड्स दे दिए। अब थीम मुझे समझ में आ गई कि शायद उसने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है थीफ के बारे में यानी चोर के बारे में कि इट हैड बीन कॉट, वो शायद पकड़ा गया है। तो बस इसको बस हमें पुट करना है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आई, मेरे बारे में बात हो रही है क्योंकि वही सब्जेक्ट और आर है। आई जो है वो आपका एक प्रोनाउन है, तो मैंने लिख दिया आई। अब आई के साथ बिना स्लैश के रेड भी दिया हुआ है यानी कि डायरेक्टली एक्शन वर्ब दिया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा लिखेंगे आई रेड। अब आपने रीड किया, कहाँ रीड किया, एक्शन वर्ब जो इसने रीड किया है वो किस में रीड किया, न्यूज़पेपर में, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर ऐसे तो लिख नहीं सकते, मुझे कनेक्टिंग वर्ड चाहिए, तो आई रेड इन द न्यूज़पेपर आएगा। ओके, आई रेड इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। तो आई रेड इन द न्यूज़पेपर, थीफ बीन कॉट हैड द दैट, ये वर्ड्स बच रहे हैं, ये आपके अदर वर्ड्स है और अब इनको आपको क्या करना है, इनको आपको अरेंज करके पुट करना है। तो आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट द थीफ हैड बीन कॉट, यस दैट द थीफ हैड बीन कॉट, पूरे वर्ड्स कवर हो रहे हैं। तो आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट द thief had been caught, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि चोर पकड़ा गया है, had been caught। तो नंबर
1 2 न्यूज़पेपर, सॉरी 3 पे आएगा, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं, यस सारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं और सेंटेंस का कुछ मीनिंग भी निकल रहा है कि यस आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट द थीफ हैड बीन कॉट। देखे सही है कि नहीं, आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट द थीफ हैड बीन कॉट, करेक्ट। इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को अरेंज करना है। और देखते हैं, ओके रीड करते हैं सेंटेंस। वोर अ हैट ही ऑफ कोकोनट मेड फाइबर हिज ऑन हेड। तो अब देखते हैं, वोर यानी पहनना, कुछ एक्शन वर्ब दिया हुआ है। अ हैट, उसने शायद कुछ पहना और क्या पहनी, एक हैट पहनी, तो माइट भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ही, लड़के की ही बात हो रही है क्योंकि उसने हैट पहनी, तो यानी कि किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। ऑफ कोकोनट, कुछ कोकोनट की बात हो रही है। मेड, यानी कि शायद ये हैट जो है बनी हुई है कोकोनट की फाइबर से, कोकोनट फाइबर की। हिज ऑन हेड, तो उसने शायद हेड पे, अपने सर पे हैट पहनी है जो शायद कोकोनट फाइबर की बनी है, ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है। फ्रेम करके देखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है क्योंकि ही है आपका प्रोनाउन और वही है आपका सब्जेक्ट। ठीक, तो ये मेरा बन गया नंबर 1। अब इज, एम, आर, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, नो हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएंगे हम डायरेक्टली किस पे, एक्शन वर्ब पे। एक्शन वर्ब यानी वोर, कुछ पहना, उसने पहना, तो वोर बन गया आपका एक्शन वर्ब, ही वोर। अब उसने क्या पहना, अपने सर पे एक हैट पहनी, तो सब्जेक्ट ने क्या पहना, हैट पहनी, तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो ही वोर अ हैट, अ हैट दोनों साथ में ही दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे अ हैट, ही वोर अ हैट। ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब बचते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में ऑफ कोकोनट मेड फाइबर हिज ऑन हेड, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उसने पहनी एक हैट जो कोकोनट फाइबर की बनी थी अपने सर पे, तो ही वोर अ हैट मेड ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज हेड। तो शायद मुझे सेंटेंस समझ में आ गया है कि उसने पहनी एक हैट जो कोकोनट फाइबर से बनी थी अपने सर पे, तो ही वोर अ हैट मेड ऑफ कोकोनट फाइबर की बनी थी, कोकोनट फाइबर, और कहाँ पहनी उसने, अपने सर पे, तो ऑन हिज हेड। वर्ड्स देखते हैं पूरे हमने कवर किए कि नहीं कवर किए। तो ही वोर अ हैट तक तो हो ही गया है, ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज, मेड ऑफ कोकोनट, ही वोर अ हैट मेड ऑफ, देखो यहाँ पे गलती हो गई, मैं मेड लिखना भूल गई, तो ही वोर अ हैट मेड ऑफ। इसीलिए बोलते हैं नंबरिंग करना जरूरी है, कभी मिस्टेक हो तो पता चल जाता है। जैसे मुझसे मिस्टेक हुई तो मुझे पता चल गया कि मैं मेड भूल गई हूं, तो फिर से देखते हैं नंबर्स को हम। ही वोर अ हैट मेड ऑफ, यानी कि मेड ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज हेड। हो गए पूरे वर्ड्स, यस पूरे वर्ड्स हो गए। तो ही वोर अ हैट मेड ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज हेड। तो नंबरिंग इसीलिए करी जाती है कि अगर कोई वर्ड गलती से हम भूल जा रहे हैं तो वो पता चल गया। जैसे मैं ये मेड लिखना भूल गई थी तो मुझे पता चल गया नंबरिंग करके कि मैं ये वर्ड भूल गई हूँ और मुझे इसको कहीं ना कहीं फिक्स करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो ही वोर अ हैट मेड ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज हेड, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ही वोर अ हैट मेड ऑफ कोकोनट फाइबर ऑन हिज हेड, बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और देखते हैं, ओके, पार्ट्स many, coffee, popular in, world, the, is, very of। तो इसको समझ में, ये इसको एक बार पढ़ा हमने और मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि कॉफी की बात हो रही है और कॉफी बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है वर्ल्ड के शायद मैनी पार्ट्स में, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में। द इज वेरी ऑफ, यहाँ पे काफी वर्ड्स दिए हैं। अब देखते हैं इसको अरेंज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉफी की बात हो रही है जो काफी
अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में शायद फेमस है, काफी पॉपुलर है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो थीम मुझे समझ में आ गई सेंटेंस की। अब पुट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कॉफी की, कॉफी हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया कॉफी। ओके, तो कॉफी आ गया मेरा नंबर 1, कॉफी आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर कुछ दिख रहा है? यस, इस बार एक हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे इज, तो मैंने रख दिया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज को कॉफी के बाद, कॉफी इज। अब आएगा हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? यानी कि बहुत वो क्या है, पॉपुलर है, काफी फेमस है, तो फेमस हमारा हो गया एक्शन वर्ब। तो कॉफी इज पॉपुलर इन तो ये हो गया मेरा एक्शन वर्ब। कहां पर है? मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो मेनी पार्ट्स वर्ल्ड, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी बच रहा है, तो कॉफी इज वेरी पॉपुलर आएगा। तो यहां पर मैं लगा दूंगी वेरी, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वेरी बैठ रहा है और कहीं वो आगे बैठ भी नहीं रहा। तो कॉफी इज वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखती हूं कि मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा है। कॉफी इज वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यस, मीनिंग बिल्कुल निकल रहा है। अदर वर्ड्स को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। अब देखूंगी सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं कि नहीं लिए, किसी वर्ड को भूली तो नहीं हूं। तो कॉफी ठीक है, इज ठीक है, वेरी मेरा नंबर 3 पे आ जाएगा, वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सारे वर्ड्स मैंने ले लिए, चेक करते हैं कि मीनिंग सही निकल रहा है। तो कॉफी इज वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने लिख लिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ। यस, कॉफी इज वेरी पॉपुलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही हमने फ्रेम किया था और बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द स्टॉर्म शेड डैमेज्ड द वॉज ड्यूरिंग। एक बार और पढ़ते हैं ताकि हमें थीम समझ में आ जाए क्वेश्चन की। द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान की बात हो रही है। शेड यानी शेड क्या होता है? जैसे झोपड़ियों के ऊपर जो शेड वगैरह लगता है उसको हम शेड कहते हैं। डैमेज्ड, कुछ डैमेज कर दिया, कुछ बर्बाद कर दिया। द वॉज ड्यूरिंग, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे स्टॉर्म है, शेड है, कुछ डैमेज हो रहा है शायद उसकी। तो शायद तूफान ने शेड को, जो घर के जो छतों पे वो मतलब जो झोपड़ियों पे जो छत वत लगती है ना, शेड लगता है, उसकी बात हो रही है। तो शायद स्टॉर्म ने डैमेज कर दिया शेड, या शेड डैमेज हो गया स्टॉर्म के ड्यूरिंग, मतलब जब स्टॉर्म हो रहा, कुछ ऐसी थीम मुझे समझ में आ रही। तो आई गेस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है शेड, और शेड को ऐसे तो लिख नहीं सकते, उसके साथ यहाँ पे द दिया हुआ है तो द जरूर जाएगा। तो द शेड, ये बन गया मेरा सब्जेक्ट। तो ये हो गया मेरा नंबर 1 और शेड हो गया मेरा नंबर 2। द शेड ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये मेरा है सब्जेक्ट, इसके साथ लगेगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड। तो कुछ दिख रहा है? यस, ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉज एक आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इसको मैं लगा दूंगी यहाँ पर वॉज। ठीक, द शेड वॉज। अब लगेगा मेरा एक्शन वर्ब। एक्शन यानी क्या हुआ? कुछ डैमेज हुआ, कुछ बर्बाद हुआ, यानी वर्ब क्या है मेरा यहाँ पे? डैमेज्ड। तो मेरा वर्ब आ गया डैमेज्ड, एक्शन वर्ब। अब द शेड वॉज डैमेज्ड, कब डैमेज? शेड किसके वजह से डैमेज हुआ? स्टॉर्म की वजह से डैमेज हुआ, और बच भी वही रहा है, ड्यूरिंग और द स्टॉर्म। तो द शेड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, मुझे यही समझ में आ रहा है, तो यही आएगा। अदर वर्ड्स में यही बच रहा है, ड्यूरिंग द और द स्टॉर्म। तो एक बार सेंटेंस रीड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं सही आंसर। ये डैमेज हो गया 4 पे, ड्यूरिंग आ गया 5 पे, और द स्टॉर्म आ गया 6 पे। द शेड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ठीक है, ऐसे ही कुछ सेंटेंस बन रहा है और सही भी बन रहा है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी इस पे लगाया हुआ है। चेक करते हैं आंसर। द शेड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, बिल्कुल सही सेंटेंस। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए और सारे आंसर्स हमने निकाले, और हमने सेंटेंस को अरेंज किया एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया, और जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे।
और अगर आपको हमारे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिल रहे हैं तो जाइए हमारे वेबसाइट पे जो कि है magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुलेगा जहां पे आपको स्नैपशॉट्स का एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है या हॉर्नबिल का एक अलग ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जांपल आपको आपकी हॉर्नबिल बुक के कुछ चैप्टर के वीडियोस देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगे जो हमने आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं अलग अलग चैप्टर्स के। फॉर एग्जाम्पल आपको आपने फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया तो मेरा वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया कि अगर यूट्यूब पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे तो वेबसाइट से इजीली कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।